गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सनही। जो हमारी अगली क्रॉप्स थी उसका नाम है, अंग्रेजी में सन भी कह सकते हैं या सन हेम्प भी कह सकते हैं आप लोग। तो इसके वानस्पतिक नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो देखिए इस फसल का वर्गीकरण देखिए आप लोग। सनई, जिसको हम अंग्रेजी में सन के नाम से जानते हैं, या सन हेम्प, सन हेम्प के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा, ये फाइबर क्रॉप्स में दूसरे नंबर पर फसल है जिसको आप सनई के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सनही के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम सन कहते हैं या सन हेम्प कहते हैं। इससे भी रेशा प्राप्त किया जाता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे भारत में इसकी खेती हरी खाद बनाने के लिए किया जाता है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि सनई को किस में उपयोग लिया जाता है। तो इसकी हरी खाद बनाई जाती है, ग्रीन मैन्योर बनाया जाता है, और इसके साथ में इसमें रेशे प्राप्त किया जाता है। खाद भी तैयार हो जाती है, खाद भी बना सकते हैं हम और रेशा भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसका दाना भी प्राप्त कर सकते हैं हम, जिसको बीज कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जो इसकी खेती है रेशे व दाने के लिए की जाती हैं, और इसको कच्ची अवस्था में भूमि में मिलाकर हम हरी खाद बना लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप लोग इस फसल का वानस्पतिक नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो यहां पर देखना, इसका वानस्पतिक नाम है क्राटोलेरिया जंसिया या जुन्सिया भी कह सकते हैं आप लोग। देखिए क्राटोलेरिया बहुत सारी जो राइटर की बुक्स में इसमें क्राटोलेरिया भी कर रखा किसी में। तो यहां पर क्राटोलेरिया जुन्सिया इसका वानस्पतिक नाम है, और इसकी खोज लीलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? लीलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो यहां पर देखिए बेटा, इसका जो परिवार है, इसका जो कुल है वो है फेबेसी। क्या है? फेबेसी। देखिए, जिसको आप लोग लेग्यूमिनोसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लेग्यूमिनोसी के नाम से जानते हैं। और इसका ओरिजिन देखिए आप लोग, ये कहां से आया है। देखिए, तो यहां पर देखिए बहुत सारे विद्वानों का मत है कि ये ब्राजील इसका उत्पत्ति स्थान है, ब्राजील। और बहुत सारे विद्वानों का मत है कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? बर्मा में है। कहाँ है? बर्मा। देखिए यहां पर बर्मा लिख रहा हूं मैं। ब्राजील या बर्मा इसका ओरिजिन है। ये ध्यान रखिए बेटा, इसका वानस्पतिक नाम है वो क्राटोलेरिया जुन्सिया है, कुल इसका फेबेसी है, और इसका ओरिजिन है ब्राजील या बर्मा। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो यहां पर दो नाम दे रखे हैं, ब्राजील और बर्मा। ठीक है, यहां पर इस फसल का इंपोर्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये देखिए आप लोग, सनई की खेती यहां पर देखना, पहला इंपोर्टेंस है, जानकारी प्राप्त करेंगे। सनई की खेती रेशे व दाने के लिए की जाती है। ये हमारी फाइबर क्रॉप्स
की अंतिम फसल है। इसके बाद में हम मसाले वाली फसलें पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखिए। इस फसल को आप लोग अच्छी प्रकार से देखिए, क्योंकि कई बार प्रश्न बन जाता है, बोर्ड उठा लेता है प्रश्न और आप लोग गलत कर देते हैं। देखिए बेटा, इसमें नंबर लाने के ट्रिक्स होते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, एग्रीकल्चर्स के अंदर। देखिए, आप लोग अन्य विद्यालयों में आप लोग देखा भी होगा, मार्कशीटों में नंबर देखना आप लोग। अपने यहाँ के विद्यालय में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर्स में नंबर हैं, सभी लगभग बच्चों के डिटेक्शन लगी हुई हैं। उसका कारण ये है कि जो बच्चा बिंदु वाइज या स्टेप वाइज चलता है, तो वो इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर देखना, मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इस सब्जेक्ट के अंदर अपने आसपास के क्षेत्रों में 96 नंबर लेकर आया है। तो ये आप लोग जैसे जैसे मैं आप चल रहा हूँ, जिस प्रकार से यहाँ सिस्टम यहाँ पर देखना, जैसे वानस्पतिक नाम, ये फसल है आपकी क्रॉप्स ऑफ सन, आप लोग सन के नाम से भी जानते हैं इसको, या सन हेम्प के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग एक पैरा बनाइए, पैरा बनाने के बाद में इसका वानस्पतिक नाम लिखिए, इसका नाम है क्राटोलेरिया जुन्सिया। इसके नीचे जैसे फेबेसी ओरिजिन, इसका ब्राजील या बर्मा। इसके बाद में थोड़ा सा इधर, क्योंकि यहाँ पैरा बनाने के बाद में इंपॉर्टेंट्स यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में देखना आप लोग इंपॉर्टेंट्स बताइए। यदि आपसे पूछता है, याद करने का तरीका है ये, तो आपके नोट्स बुक में लिखने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन याद करने में क्या होता है, कुछ ऐसे आधा नंबर में या एक नंबर में इंपॉर्टेंट्स में पूछ लेता है, ठीक है ना। अभी पीकेवी वही शायद ऐसा पूछा था एक बोर्ड के अंदर, जो इंपॉर्टेंट्स में से उठाया हुआ प्रश्न था, वो अब की बार आया था। तो ये ध्यान रखना, यहां पर इंपॉर्टेंट्स देखिए आप लोग, क्योंकि छोटे प्रश्न बन जाते हैं, कभी कभार उठ जाता है प्रश्न। तो यहां देखना, सने की खेती रेशे व दाने के लिए की जाती है। इसके बाद में देखना, भारत में सनई की खेती, यहां पर देखना, भारत में सनई की खेती हरी खाद बनाने के लिए की जाती है। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, इसकी जो ग्रीन मैन्यूअर है बहुत अच्छी बनती है, और साथ में ये ग्रीन मैन्यूअर देखना, ये भूमि के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है, क्योंकि ये पूरी तरह से जैव निस्तारित खाद हैं। ये जैविक खाद हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। इसके साथ में देखना, इसकी अगर इस फसल की बुआई करते हैं तो ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होती है, क्योंकि ये क्या है, लेग्यूमिनेसी है। क्या है, लेग्यूमिनेसी, जिसको आप लोग फेबेसी कुल में रखा गया है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। और इसके बाद में देखना, ये एक ऐसी फसल है, सनई की फसल में देखना, मैं यहां पर लिख देता हूं, सनई की फसल में सूखा सहन करने की ताकत पाई जाती है। ये देखिए बेटा, यहां पर आप लोग कि इस फसल के अंदर सूखा सहन करने की क्षमता पाई जाती है या ताकत पाई जाती है। यहां पर देखना आप लोग, सनई का रेशा 6 से 8 दिन में सड़कर तैयार हो जाता है। यहां पर देखना, सनई का जो रेशा है वो कितने दिन में सड़ जाता है, 6 से 8 दिन में सड़ जाता है। देखना आप लोग, सनई का रेशा, जहां पर पानी की व्यवस्था होती है, तालाब होते हैं, पौंड होते हैं, वहां पर सनई की खेती की जाती है, क्योंकि उस पानी के अंदर उसको 5-6 दिन के लिए उसको सड़ाया जाता है। सड़ाने के बाद में उसके तने से क्या होता है, रेशा निकलता है, अलग हो जाता है। तो इससे बहुत सा काम में लिया जाता है। बहुत से ऐसे काम है जो जिसका इम्पोर्टेंट है, जैसे मछली पकड़ने वाला जाल है,
हाँ, तिरपाल है, रस्सी है, ऐसे जो इम्पोर्टेंट्स है उसको बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखना सनई का रेशा कितना 6 से 8 दिन में, कितने दिन में, 6 से 8 दिन में सड़कर तैयार हो जाता है। 6 से 8 दिन में सड़कर, सड़ जाता है, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, सड़ जाता है। ये देखिए आप लोग, सनई का रेशा 6 से 8 दिन में सड़ जाता है। इसके बाद में देखेंगे बेटा कि आप लोग जो सनई के तने को, अगला लिखना, सनई के तने को पानी में सड़ाने पर क्या देखना, तने को पानी में सड़ाने के बाद, तने को पानी में सड़ाने के बाद उसके ऊपर क्या होता है, रेशा निकलता है। क्या, ऊपर लगा रेशा, ऊपर लगा रेशा किस काम में, रेशा किस काम में लिया जाता है, जैसे अभी बता रहा हूं मैं, देखना, रस्सा, या आप लोग कह सकते हैं रस्सी, कोमा, त्रिपाल, मछली पकड़ने वाला जाल बनाने में, या आप लोग लिख सकते हैं आधी बनाने में उपयोग लिया जाता है। ठीक है बेटा, देखना, सनई के तने को पानी में सड़ाने के बाद ऊपर लगा रेशा, जिसका उपयोग किस में लेते हैं, रस्सी, तिरपाल, मछली पकड़ने वाले जाल में लिया जाता है। इसका रेशा बहुत मजबूत आता है, इससे बहुत बड़ी बड़ी मछलियां इसके जाल से आसानी से पकड़ लिया जाता है। ये टूटता नहीं है बेटा, इसका रेशा मजबूत आता है, तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद देखना, आपसे प्रश्न बन जाता है, देखना आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सनई की पलटाई कितने दिनों बाद में की जाती है, 50 से 60 दिनों बाद में। यहां पर लिख रहा हूं मैं, सनई की पलटाई 50 से 60 दिन बाद की जाती हैं। ये आपके कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सनई में पलटाई कब की जाती हैं, ये 50 से 60 दिन बाद पलटाई की जाती हैं। इसके बाद में देखना, हमारे राजस्थान में कहाँ कहाँ खेती होती है इसकी, तो यहाँ पर देखना, सनई राजस्थान में सनई की खेती, यहाँ पर देखिए राजस्थान में सनई की खेती श्री गंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़, इसके बाद में तीसरा देखना, हनुमानगढ़ के बाद में आता है भरतपुर, इसके बाद में देखना अलवर, और कहाँ, अलवर, जयपुर आदि जिलों में खेती की जाती हैं। ये देखिए बेटा, यह है इसका इम्पोर्टेंस। आप लोग यहाँ पर 2% बनने वाले हैं, तो यहाँ पर इसकी जो खेती है वो किस काम में, जो भारत में सनई की खेती है वो किस काम में ली जाती है,
हरी खाद बनाने के लिए ली जाती हैं। इसके बाद में दूसरा यहाँ पर देखना, सनही की पलटाई कितने दिनों बाद में की जाती हैं, 50 से 60 दिन बाद में, और बड़ी बड़ी कंपटीशनों में इसका वनस्पति नाम पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना। क्राटोलेरिया जुन्सिया, या आप लोग विभिन्न बुकों की जो राइटर हैं उनमें देखेंगे आप लोग, तो जंसिया भी दे रखा है इसका नाम, लेकिन इसका नाम शुद्ध क्या है, क्राटोलेरिया जुन्सिया इसका वनस्पति नाम है बेटा, ये ध्यान रखना। और हमारे राजस्थान में, यदि हमारे राजस्थान की बात करते हैं तो सनई की खेती कहाँ कहाँ की जाती है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, भरतपुर है, अलवर है और जयपुर जिले में की जाती हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना, इसका क्लाइमेट देखना आप लोग, ये देखिए आप लोग इसका क्लाइमेट, यहां पर लिख रहा हूं मैं क्लाइमेट। इसकी सफल खेती के लिए गर्म व तर जलवायु की आवश्यकता होती है। यहां पर देखना, गर्म व तर जलवायु की आवश्यकता होती है। और मैं यहां पर कोष्टक में लिख रहा हूं, देखना ये फसल है उष्ण कटिबंध जलवायु, यहां पर देखना जलवायु का पौधा है। ठीक है ना। यहां पर कोष्टक बंद कर दीजिए आप लोग, या आप लोग इसको याद कर सकते, गर्म व तर जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। इसकी सफल खेती के लिए किस जलवायु की आवश्यकता होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए ये ध्यान रखना, यहां पर लिख रहा हूं मैं, इसकी खेती के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बन रहा है, 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जाती है। ये ध्यान रखिए, इसकी खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। ये देखना, क्षेत्र है, या आप ऐसे कर सकते हैं, वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं, उपयुक्त होते हैं। ये बिंदु लिख लीजिए आप लोग। इसकी खेती के लिए 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। मीन्स जहां पर 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा होती है वहां पर इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। देखिए बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि आप लोगों ने ये सारी तैयारी कर लिया, आपने इसका इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त कर लिया कि ये इससे ये बनाया जाता है, इससे ये कार्य किया जाता है, ये सारी बात जानते हो आप लोग। लेकिन आप लोग ये यदि इस जलवायु को ध्यान में रखकर अगर आप लोग खेती नहीं करते हैं, अब यदि आप लोग इसको क्या करेंगे, आप लोग सर्दियों के अंदर आप लोग बुआई कर रहे हैं तो बड़ी समस्या आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर देखना, इसकी जलवायु ग्रमवतर मीन्स उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसकी खेती के लिए 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। तो यहां पर एक बिंदु और देखना आप लोग, पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए यहां पर मैं तीर का निशान लगाकर आपको बता रहा हूं कितना, 28 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या है, उपयुक्त है। तापमान उपयुक्त होता है या अच्छा होता है, उपयुक्त होता है। यहां पर देखना 28 से 32 डिग्री, ये 35
36 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये आसानी से वर्दी कर लेता है, लेकिन मैंने औसत तापमान बताया यहाँ पर 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद में आपको बता रहा हूं मृदा। तो यहाँ पर देखना जितना इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्लाइमेट है उतनी क्या है सोइल है। तो इसके लिए हल्की दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती है, सर्वोत्तम रहती है। क्या है? हल्की दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सोइल लिखिए, अगला पॉइंट है। यहाँ पर देखिए अगला बिंदु आपका है सोयल। सोयल क्योंकि मृदा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भूमि अगर सही नहीं है तो हम किसी भी फसल का पैदावार अच्छा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बीज का आधार होता है। भूमि क्या है? बीज का आधार है, बेस है। अगर ये बेस ही खराब होता है तो हमारे फसल का उत्पादन कम होता है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना इसकी सफल खेती के लिए आप लोग अपने मस्तिष्क में बिंदु बसा लीजिए कि इसकी सफल खेती के लिए, किसकी? सनई की सफल खेती के लिए हल्की दोमट मृदा, हल्की दोमट मृदा सर्वोत्तम या श्रेष्ठ होती है, ठीक है बेटा। आप लोग इसका जो भूमि का पीएच मान है आप लोग ले सकते हैं 7.5 के मध्य तक। इसका पीएच मान बहुत अच्छा रहता है। अगर जिस भूमि का पीएच मान 7.5 के अबव है तो भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना अगला बिंदु है जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस फसल का, उन्नतशील किस्म, ठीक है। जिसको कहते हैं हम इम्पोर्व वेराइटी। क्या कहते हैं? इम्पोर्व वेराइटी या वेराइटी, इसमें जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं उन्नतशील किस्में। इम्पोर्व वेराइटी के बाद में हिंदी में लिखते हैं हम अपन उन्नतशील किस्में। यहां पर देखिए आप लोग उन्नतशील किस्मों में मैं पहली किस्म बता रहा हूं आपको K12। पहली किस्म क्या है? K12, ठीक है। या आप लोग इसको डैश लगाकर बता सकते हैं K12 क्या है? K12। दूसरी किस्म है D9। कितनी है? D9 है। इसको आप लोग इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं D9, ठीक है ना। इसके बाद में आप लोग देखेंगे M18। यहां पर देखना तीसरे नंबर पर है M18 और चौथे नंबर पर है M19 और पांचवें नंबर पर है M35। ये देखिए ये तीनों किस्म बहुत अच्छी है। ये जो याद रहने वाली है M18, M19, M कौन सी? 35, ठीक है ना। इसके बाद में देखना ST55। यहां पर देखना 6 नंबर पर, यहां 6 नंबर पर बता रहा हूं आपको ST55, ठीक है। और इसके बाद में देखना 7वें नंबर पर बेल्लारी, ठीक है। आपकी बुक में यहां पर वे दे रखा है वेलारी, यहां पर बेलारी कर सकते हैं आप। इसका किस्म का नाम बेलारी है। इसके बाद में अगली किस्म है BE1, जिसको शेकर के नाम से जानते हैं। BE 8वें नंबर पर है B और E, हाँ BE कितनी? BE1, जिसको किस नाम से जानते हैं? शेकर के नाम से जानते हैं। यहां कोष्टक में लिख रहा हूं शेकर, ठीक है। ये आपकी इंपोर्टेंट्स वेराइटी है जिसको आप लोग देख लेना। देखना यहां पर एक बार और देख लीजिए K1, D9, M18, M19, M35, ST55, बेलारी और BE1। ये कई बार आपके कंपटीशनों में आ चुकी हैं कि BE1 किसकी किस्म है, जिसको हम शेकर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इस किस्म
का क्या नाम बताएंगे, सने की किस्म है, ये ध्यान रखना आप लोग, या सन की किस्म है या सन हेम्प की किस्म है, आप लोग इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं और अपने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में देखना बेटा, अपन आगे चलते हैं कि इसकी बीज दर कितनी लेते हैं। तो यहां पर देखना सीड रेट, क्या देखेंगे, सीड रेट देखेंगे, सीड रेट, ये देखिए आप लोग, सीड रेट, बीज दर, ठीक है, हिंदी में क्या कह सकते हैं हम, बीज दर कहते हैं या बीज की मात्रा कह सकते हैं। तो यहां पर हरी खाद के लिए कितना लेना है, रेसे वाले के लिए कितना लेना है, बीज के लिए कितना लेना है, जिसको आप लोगों को अलग अलग बताएंगे अपन, ठीक है। हरी खाद, यहां पर पहला नंबर डालिए, हरी खाद के लिए, ठीक है ना। इसके बाद में 2 नंबर पर लिखिए रेसे के लिए, ठीक है, और तीसरा बिंदु लिखेंगे हम दाने के लिए, ठीक है। दाने प्राप्त करने के लिए या किसान का जो उद्देश्य होता है कि हम रेसा प्राप्त करेंगे कि हरी खाद बनाएंगे कि दाने प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। दाने के लिए ये 3 उद्देश्य बनाकर वो खेती करता है, इसके लिए मैं अलग अलग आपको बीज दर बता रहा हूं। तो आप लोग देखना, हरी खाद के लिए आप लोग बीज की मात्रा लेंगे, कितनी लेंगे, 50 से 60 किलोग्राम, ठीक है, 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर। और इसके रेसे प्राप्त के लिए आप लोग कितना लेंगे, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ठीक है ना। कितना लेंगे आप लोग, 40 से 50 किलोग्राम। और बीज के लिए कितनी लेंगे आप लोग, 25 से 30 किलोग्राम। यहां पर देखना 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग क्या लेंगे, बीज की मात्रा लेंगे। देखिए बेटा, यहां पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, इसमें कई बार बीज की मात्रा पूछ ली जाती है, क्योंकि ऐसा प्रश्न, यहां ये फसलें जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं वो 6 नंबर की हैं, कंप्लीट कितने नंबर की हैं, 6 नंबर की, लेकिन पूरी एग्रीकल्चर इस पर टिकी हुई है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप लोगों को फसल पूरी कंप्लीट है तो आपकी पूरी एग्रीकल्चर की जो बुक है, आपका सिलेबस है, वो कंप्लीट याद है। तो यहां पर देखना, वो कैसे भी प्रश्न उठा सकता है, आपसे बीज की मात्रा पूछ सकता है, या आपसे ऐसे बड़ा प्रश्न पूछ सकता है, 3 नंबर में पूछ सकता है या 2 नंबर में पूछ सकता है कि निम्नलिखित फसलों की बीज दर एवं किस्म लिखिए, या ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित फसलों की 2 किस्में बताइए। हर फसल से, जितनी भी आपकी फसल दे रखा है उसमें से वो प्रश्न बना सकता है, एक बड़ा प्रश्न बना सकता है, जैसे 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, क्योंकि एक बड़ी फसल तो लेनी है उसको। यहाँ पर जो जिसको 4 नंबर का यहाँ प्रश्न छोड़ेगा बोर्ड के अंदर, और उसके बाद में 2 नंबर के बचते हैं, तो 2 नंबर में क्या होता है, वो छोटे प्रश्न बना देता है। तो इससे कुल मिलाकर 6 नंबर का ये फसल है आपकी, कितने नंबर की है, 6 नंबर की है। और कितनी फसल है, 30 फसल है। या ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोग जो दाने वाली फसल है, फाइबर क्रॉप्स हैं, प्लस क्रॉप हैं, मसाले वाली फसलें हैं, तो ये 6 नंबर की हैं टोटल, और ये फसलें भी कितनी हैं, 30 हैं बेटा। लेकिन इसको याद करने का बहुत शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर। जो विद्यार्थी रेगुलर इस वीडियो को देख रहा है, अपने चैनल को देख रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। यहाँ पर एक शब्द आपको क्लियर बताया जा रहा है। जहाँ भी कोई परेशानी आ रही है वो मैं आपको यहाँ पर 1 बार नहीं 2 बार बता रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। इसको याद करते रहिए आप लोग। तो यहाँ पर देखना, सीड रेट की बात आ जाए तो आप लोग ध्यान रखना, तीनों बातें याद रखना, क्योंकि किसान भी 3 उद्देश्य लेकर चल रहा है कि मुझे हरी खाद के लिए अगर खेती करनी है तो उस किसान को कितना लेना है, 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से काम में लेना है। यदि उस किसान का उद्देश्य होता है कि अपन तो रेसे प्राप्त करेंगे तो उसको 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज की मात्रा लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखना, दाने के लिए यहाँ पर कितने लेगा, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से काम में लेगा। यहाँ पर अगला, आपने बीज निर्धारण कर लिया कि किसान किस उद्देश्य से खेती कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि एक उद्देश्य ही बनाएगा, वो ये नहीं कि 3 उद्देश्य से काम करेगा। हरी खाद के लिए बनाएगा तो वो क्या करेगा बेटा, हरी खाद के लिए क्या करेगा,
कि ये रेशा थोड़ी प्राप्त होगा, फिर वो तो काट कर भूमि के अंदर दबा देगा, ठीक है ना। अगर रेशा प्राप्त करा तो बीज नहीं मिलेगा उसको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये एक उद्देश्य बनाकर चलता है। तो हमने बीज की, जैसे हम हरी खाद के लिए लिया है या रेशे के लिए लिया है या दाने के लिए लिया है, तो हम बीज की मात्रा का निर्धारण करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट। देखिए आप लोग, सीड ट्रीटमेंट, ये देखिए बेटा, बीजो उपचार, क्योंकि बीज जनित ऐसे रोग होते हैं जो बीज को खत्म कर देते हैं। इसलिए बीज जनित जो भी रोग हैं उनको नष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जो बीज को खत्म करते हैं। क्योंकि बीज क्या करता है, नमी को ग्रहण करता है। बीज क्या करता है, नमी को ग्रहण करता है और विभिन्न प्रकार के रोगों को आमंत्रित कर लेता है, जिससे क्या होता है, उसका भ्रूणपोष है वो नष्ट हो जाता है। कौन कर देता है, जैसे कवक है, जीवाणुजनित रोग हैं, ये उसके भ्रूणपोष को खा जाते हैं या उसकी जर्मिनेट क्षमता खत्म कर देते हैं। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, बीजोपचार करेंगे, ठीक है ना। तभी तो करेंगे ना बीजोपचार। अगर बीजोपचार नहीं करेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उस बीज को जर्मिनेट ही नहीं होने देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट के लिए अपन करते हैं बेटा कि 4 ग्राम प्रति किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, क्या 4 ग्राम प्रति केजी, ठीक है, बीजों या बीज को ट्राइकोडर्मा, ये मित्र फफूंद होती हैं, ये मित्र फफूंद होती है ट्राइकोडर्मा, जिसको आप लोग उपयोग में ले सकते हैं। 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके बुआई करें, या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, ये देखिए आप लोग, कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें, उसके बाद में ही बुआई करें। ये ध्यान रखने की बात है। अब देखना बेटा, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि इनको याद नहीं रहता है, जैसे ट्राइकोडर्मा है, कार्बेंडाजिम है, ये याद नहीं रह पाते हैं, भूल जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको 3-4 दवा बताई, जैसे थायरम है, बाउस्टीन है, केप्टान है, ठीक है ना। ये तो कम से कम आपकी याद रह सकती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे बेटा, ठीक है। कि आप लोग ये याद नहीं रहा तो आप लोग थायरम ले सकते हैं, बाउस्टीन ले सकते हैं और केप्टान ले सकते हैं। ये तीनों क्या है, फंगिसाइड है। क्या है, फंगिसाइड है। क्योंकि मैंने फसल पढ़ाते समय आपको ये शब्द दिया होगा, यहाँ पर देखना, ये शब्द जरूर दिया होगा, FIR, ठीक है ना। ये इसको साथ लेकर चलना आप लोग बस खेती कर रहे हैं तो, हाँ। इसको कहते हैं फंगिसाइड। क्या है, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर रहे हैं, तभी हमारी फसल है रोग एवं कीटों से सुरक्षित रह सकती है। फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर, ठीक है ना। तो अपनी खेती करते हैं तो आप FIR लेकर चलिए, क्योंकि अगर फायर कर देते हैं, अपन पहले इसको फायर कर देंगे तो ये फसल के अंदर ये रोग और कीट नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। जैसे अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे फूल गोभी है, फूल गोभी के अंदर बहुत सारे नाना प्रकार के कीट लग जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये जो एक दवा है, उस दवा का अगर आप लोग घोल बनाकर, जिसका नाम देखना, क्या नाम है, रिमोन। क्या है, रिमोन। ये इंडोफिल कंपनी का आता है। देखना बेटा, ये खाद बीजों के अंदर जो अब ये रसायन है, रसायनों के अंदर जो इंडोफिल कंपनी है
वो बहुत ही सेटिस्फाई कंपनी है। इसके अंदर 1% जो ये क्लिनिक वाले होते हैं इनको 1% भी कमीशन नहीं देता है। जहाँ ये दवा कहाँ मिलेगी, क्योंकि ये दवाई नहीं रखते हैं, ऐसी दवा रखते हैं जिसमें एक बहुत सारा कमीशन होता है, वो दवाई रखते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो सेटिस्फाई दवाई है जैसे रिमोन है, इंडोफिल का नाम है, जैसे इसका मार्केट में आ रहा है डाइथेन M45 और डाइथेन Z78, जिसको मार्केट में आवाज़ लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इस दवा को आप लोग, तो वैसे तो बहुत विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जो अन्य अन्य नामों से निकाल कर, जैसे जिनेब है, मैनकोजेब है, इनको बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना जिसका डाइथेन M45 डाइथेन Z78 है वो इंडोफिल कंपनी का ही आ रहा है, लिखा हुआ होता है बाकायदा, ठीक है ना। तो जैसे इंडोफिल कंपनी नाम है इसका बेटा, इसको यदि किसान अगर इस कंपनी का अगर कोई भी केमिकल है वो उपयोग लेता है तो बहुत ही सेटिस्फाई रिजल्ट आता है इसका, क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल किसी को ये कहने नहीं जाती है, घर घर नहीं जाती है कि साहब इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्वालिटी कैसी होती है आप लोग ही देख लीजिए आप लोग। तो इसका आप लोग जैसे रिमोन है, इस रिमोन को अगर व्यक्ति बिना कुछ पहने हुए, जैसे पॉलीथीन वगैरह इसका पर्दा लगाकर नहीं वो स्प्रे कर रहा है तो लकवा मार देती है दवा। तो ये ध्यान रखना, अगर आप लोग पौध लगाते समय किसकी, गोभी की, इसके घोल के अंदर, ठीक है ना, डुबोकर ये आप लगा देते हैं तो जब तक फूल नहीं आ जाता है, पूरा खिल नहीं जाता है, तब तक इसके पास में कोई भी रोग एवं इंसेक्ट प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है ना। और यदि आप लोग ऐसा कार्य नहीं करते हैं बुआई पर, क्योंकि बहुत सारे किसानों को पता ही नहीं रहता है, यदि फूल आने के बाद में इसका स्प्रे कर देता है तो ये लटको 3 रोज तक बिना कुछ खाए हुए उस पौधे पर ही रखता है, नो मूवमेंट करने देता है, किसी प्रकार की कोई मूवमेंट, नो मूवमेंट, किसी प्रकार की हलचल नहीं होने देता है, वो बिल्कुल उसको तड़फा फर मारती है। ऐसे नहीं कि ये दवा भी बहुत ज़्यादा नुकसान स्वास्थ्य को करती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे मारती है। जैसे किसी व्यक्ति के सिर के बाल पकड़ के मैं उसको दवा के अंदर डुबा दूँ, क्या मर गया थोड़ी, वो ऐसा नहीं मरता है, क्योंकि ऐसी दवा उसका साइड इफेक्ट बहुत लंबे समय तक रहे। कहने का मतलब आप लोग बहुत सारी दवाएं वास्तव में उनके ऊपर चली जाती हैं इसी समय, जैसे अब आप लोग स्प्रे करते हैं तो वो पौधे पर टिक नहीं पाती हैं, वाष्प बनकर उड़ जाती है, लेकिन ये दवा ऐसी है बहुत लंबे समय तक काम करती है। तो ये ध्यान रख रहे हैं जो गोभी बो रहे हैं, जो किसान गोभी की बुआई कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है जिसका नाम मैंने क्या बताया, रिमोन। क्या ध्यान से सुनना, क्या बताया, रिमोन। लेकिन ये दवा थोड़ी खतरनाक है बेटा, क्योंकि इसको अगर अपने शरीर पर कुछ पॉलीथीन के कपड़े नहीं पहनकर अगर स्प्रे कर देते हैं तो फिर क्या करते हैं, ये लकवा मार देती है दवा, ये ध्यान रखना। मेडल घोस्ट दवा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पुष्प के लिए भी बता रखा है कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आपको दवा आप लोग लेकर जाते हैं, जैसे फिनोविच हैं, आप लोग बहुत सारी ऐसी ऐसी दवा मार्केट में आ रही हैं जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके आते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँ जो एग्रीकल्चर की सर्टिफाइड दवाएं, प्लोनोफिक्स, क्या है, प्लोनोफिक्स, लेकिन इसका मात्रा का ध्यान रखें आप लोग। 1 ml, ये ध्यान रखना, 1 ml 10 लीटर की टंकी में, 15 लीटर की टंकी में आप लोग आसानी से दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग। यदि इसकी मात्रा आप लोगों ने ज़्यादा ले लिया तो ये पूरी फसल को जला देगी, जिसका नाम है प्लोनोफिक्स। ये एग्रीकल्चर की सर्टिफाइड दवा है जो संस्था के द्वारा अनुमोदित दवा है कि किसान यदि इसकी मात्रा, क्योंकि बहुत सारे एग्री क्लिनिकों को तो पता ही नहीं रहता कि कितनी मात्रा देनी है, कितनी नहीं मात्रा देनी है, वो किसान अपने हिसाब से ही देता है, ठीक है, अंदाज से ही देता है, लेकिन वो साइड इफेक्ट होता है बेटा। तो ये ध्यान रखना। पहले बात तो ये जो प्लोनोफिक्स है हर कोई रखता भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान रखना। इसका जो सीड ट्रीटमेंट है आप लोग इसका ट्राइकोडर्मा है या कार्बेंडाजिम है, आप प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। इसके बाद में देखना आप लोग बुआई की विधि, देखना क्या है बुआई की, यहाँ पर पहले सबसे पहले बुआई की विधि से पहले लीजिए आप लोग बुआई का समय देखना आप लोग, टाइम ऑफ सॉविंग देखिए आप लोग, यहाँ पर लिख रहा हूं टाइम ऑफ सॉविंग, यहां पर देखना लिख रहा हूं मैं टाइम ऑफ सॉविंग। देखिए बेटा सिंचित क्षेत्रों में देखना, यहां पर लिख रहा हूं मैं
सिंचित क्षेत्रों में हरी खाद, आप इसकी बड़ी लिखिए, हरी खाद के लिए आप लोग फसल उगा रहे हैं, तो आप लोग हरी खाद के लिए इसकी बुआई कब करेंगे? आप लोगों 15 मई से 15 जून तक, 15 मई टू 15 जून, ये देखिए आप लोग, ठीक है ना बेटा? 15 मई से 15 जून तक इसकी बुआई कर दें, ठीक है। यदि आप दाना और रेशे के लिए बुआई कर रहे हैं, दाना यहां पर देखना, दाना व रेशे की बुआई के लिए आप लोग बुआई कर रहे हैं, तो आप लोग ये देखिए, आप लोग दाना व रेशे के उद्देश्य से खेती कर रहे हैं, तो उसकी आप लोग बुआई कर सकते हैं जून टू जुलाई, ठीक है। यहां पर देखना जुलाई, ये देखिए, जून से आप लोग जुलाई इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर इससे लेट हो जाते हैं आप लोग तो इसका उत्पादन नहीं होता, क्योंकि इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसका जो टेम्परेचर है वो चला जाता है, और उसके बाद में आप बुआई करते हैं तो नुकसान होता है। इसके बाद में देखना इसकी बुआई की विधि क्या है, बुआई की विधि, ये देखिए बेटा, इस फसल में बुआई की विधि भी देखेंगे आप लोग कि इसको किस प्रकार से बोया जाता है। तो सनई को 2 प्रकार से बोया जाता है। इसकी बोने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। सनई को बोने की 2 विधियां हैं। पहली है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, छिटकवा, यहां पर क्या है, छिटकवा विधि, क्या है, छिटकवा विधि। और दूसरा है क्या, कतारों में बुआई, क्या है, कतारों में बुआई। देखिए बेटा, यहां पर देखिए, पहला आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे छिटकवा विधि में क्या होता है। छिटकवा, यहां पर देखना, छिटकवा विधि है, इसकी आप लोग देखेंगे। छिटकवा विधि में क्या होता है बेटा, खेत को समतल कर लिया जाता है। समतल करने के बाद में उसके भूमि के ऊपर क्या करते हैं, बीज को बिखेर देते हैं। बीज को बिखेरने के बाद में हम मिट्टी से ढक देते हैं, मीन्स ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं। यदि हम ज़्यादा मिट्टी चढ़ा देते हैं तो इसका बीज जर्मिनेट नहीं होता, अंकुरित नहीं होता है, ठीक है ना। और अंकुरित होता भी है तो कमज़ोर होगा, क्योंकि भूमि में निकलने में समय लग जाता है, जिससे वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, उसको अपन क्या कर देते हैं, छिटकवा विधि से अर्थात बिखेर के हम बुआई कर देते हैं। अब दूसरी विधि क्या है, कतारों में बुआई करना। तो यहां पर कतारों में अपन क्या करते हैं, जैसे बेटा रेशे की फसल में, यहां पर देखना लिख रहा हूं मैं, रेशे, क्योंकि इसकी बुआई कतारों में करेंगे तो अपन किससे करेंगे, सीड्रिल मशीन से करेंगे, या देसी हल से नायला बांधकर करते हैं। नायला का मतलब जो उसमें बीज डालने वाला होता है, जो देसी हल के अंदर पहले नायला बांधा जाता था, ठीक है ना। तो इसमें सीड्रिल के द्वारा बुआई कर सकते हैं, या आप देसी हल के द्वारा पीछे हल्के नायला बांधकर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखना रेशा, यहां पर देखिए रेशा, रेशे की फसल में, रेशे की फसल में L गुना L, लाइन से लाइन की दूरी या पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी लेंगे, लाइन से लाइन की दूरी कितनी लेंगे बेटा, आप देखिए कितनी लेंगे, 50 से 60 सेंटीमीटर। कितनी लेंगे, 50 से 60 सेमी। कितनी ले रहे हैं, 50 से 60 सेमी लेंगे। और आप लोग बीज के लिए देखेंगे, बीज के लिए L गुना L कितनी ले रहे हैं आप लोग, L गुना L कितनी रखेंगे आप लोग, कितनी रखेंगे बेटा, यहां पर आप लोग 30 सेंटीमीटर रखेंगे, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहां पर 50 से 60 cm, ठीक है। और इस
क्या दे दिया यहाँ पर 30 सेमी, क्या दिया 30 सेमी, और P गुना P कितने रखेंगे 25 से 30 सेमी रखेंगे। दोनों में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रख देंगे 25 से 30, और यहाँ पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रखा है, यहाँ पर रेशे की फसल ले रहे हैं तो यहाँ पर 50 से 60 सेंटीमीटर कर दिया, और एल लाइन से लाइन की दूरी यहाँ कितनी दे दी मैंने 30 सेंटीमीटर, और दोनों में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखेंगे 25 से 30 सेंटीमीटर। इसको अच्छी प्रकार से आप लोग समझना बेटा, ठीक है ना बेटा। तो आप लोगों ने देखिए इसका वानस्पतिक नाम जानकारी प्राप्त किया है, तो एक बार और देख लीजिए आप लोग, जिसको हम हिंदी में सन कहते हैं या इसको सनई कहते हैं, ठीक है ना, या सन हेम्प कहेंगे। तो इसका वानस्पतिक नाम देखना क्राटोलेरिया जुन्सिया। इसका जो कुल है वो फेबेसी है, ओरिजिन इसका ब्राजील या बर्मा है। इंपोर्टेंस आप लोगों ने अच्छी प्रकार से देख लिया है कि इसकी खेती रेशे व दाने के लिए की जाती है। भारत में सनई की खेती हरी खाद बनाने के लिए की जाती है। इसके बाद सनई की फसल में सूखा सहन करने की ताकत पाई जाती है, क्षमता होती है। आप लोग ताकत को क्षमता भी कर सकते हैं। सनई का रेशा 6 से 8 दिन में सड़ जाता है। सनई के तने को पानी में सड़ाने के बाद ऊपर लगा, क्योंकि इसका जो रेशा है वो सड़ने के बाद में क्या हो जाता है, थोड़ा सा उठ जाता है, अलग हो जाता है। फिर हम चाकू या तेज धार वाले चाकू या कोई हथियार होता है उससे अपन इसको उतार लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका उपयोग जो किसमें लेते हैं, रस्सी, त्रिपाल, मछली पकड़ने वाले जाल बनाने में किया जाता है। सनई की पलटाई 50 से 60 दिन बाद में की जाती है। राजस्थान में सनई की खेती श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, अलवर व जयपुर जिलों में की जाती है। इसके बाद में हमारा यहाँ पर देखना क्लाइमेट है, इसको सफल खेती के लिए गर्म वातावरण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। यहाँ पर मृदा देखना, हल्की दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती है। उन्नतशील किस्में आपको बताया है K12, D9, M18, M19, M35, ST55, बेलारी और BE1 जिसको सेकर के नाम से जानते हैं। यहाँ सीड रेट है हरी खाद के लिए 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, रेशे के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और दाने के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप लोग बीज लेवें। और सीड ट्रीटमेंट कर दे आप लोग थायरम कर दीजिए, कैप्टान कर दीजिए या बाउस्टिन कर दीजिए, यदि आप लोगों के नाम याद नहीं रहता है तो यहाँ पर देखना 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। इसके बाद में देखना यहाँ पर टाइम ऑफ सोविंग, बुआई का समय है। सिंचित क्षेत्रों में आप हरी खाद के लिए बुआई कर रहे हैं तो 15 मई से 15 जून तक आप लोग सोविंग कर दें। और दाने व रेशे के उद्देश्य से आप खेती कर रहे हैं तो उसको जून टू जुलाई में बुआई कर दें। बुआई की विधि 2 है यहाँ पर, छिटकवा विधि और कतार विधि। तो यहाँ पर कतारों में बुआई करते हैं तो यहाँ पर मैंने लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी बता रही है। यदि छिटकवा विधि में आप लोग कर रहे हैं, ये कतारों में अपन क्या कर रहे हैं, सीड्रिल मशीन या देसी हल के द्वारा, देसी हल के पीछे नायला बांध लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखेंगे 50 से 60 सेंटीमीटर, और बीज के लिए अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर रखें। दोनों में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रख ली मैंने 25 से 30 सेंटीमीटर। देखिए बेटा ये फसल आप लोगों के यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा है, इसको आप अच्छी प्रकार से देखना। मैं आशा करता हूँ ये आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बेटा।